next topic from Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is who is de facto guardian. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। हमने वेरियस टाइप ऑफ गार्जियंस डिस्कस किए हैं. We discussed the natural guardians, the very first type, those who need to understand the meaning of this term. On the top, I'm providing you the link. Go and watch it out. Then I explained the next is testamentary guardian. नेचुरल गार्जियंस के ही ये ऑपोजिट होता है टेस्टामेंट्री. तो अगर आपको टेस्टामेंट्री गार्जियंस की टर्म को अच्छे से समझना है तो अगेन ऑन द टॉप लिंक पर जाना है, दिए गए लिंक पर जाइए, समझिए टेस्टामेंट्री गार्जियंस क्या होते हैं और टेस्टामेंट्री गार्जियंस कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या होता है, इस पर मैंने डिफरेंट सेशन आपके लिए बनाया है. थर्ड कैटेगरी आई एक्सप्लेन्ड इज ऐसे गार्जियंस जो कि अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, कोर्ट द्वारा. मीन्स जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि दे शुड कम, ना तो एक माइनर के पास नेचुरल गार्जियन है ना टेस्टामेंट्री है, तो कोर्ट अपनी ड्यूटी निभाती है और एक माइनर के लिए गार्जियन को अपॉइंट करती है. तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए भी आपको दिए गए लिंक पे जाना है. ये बिल्कुल लास्ट सेशन था जो मैंने डिस्कस किया आप सबके साथ. Court really plays its duty where it seems necessary for the welfare of minor, कि यहाँ पर एक माइनर की देखभाल के लिए हमें गार्जियन अपॉइंट करना है तो वहां पर कोर्ट उसको अपॉइंट करती है. अब हम आ जाते हैं द नेक्स्ट टाइप, दैट इज हु इज दिस डी फैक्टो गार्जियन. ये एक फोर्थ टाइप है और इस गार्जियन का क्या रोल होता है, इसका क्या स्टेटस है, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में इसको किस नज़र से देखा जाता है, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, ये माइनर के लिए क्या कर सकता है, क्या इसके द्वारा किया गया एक्ट कानून की नज़र में वैलिड माना जाएगा या वॉइड होगा, क्या माइनर डी फैक्टो गार्जियन के अंडर ही रहता है. ये बहुत सारे डाउट्स हैं, ये हम सब इस पर्टिकुलर सेशन से दूर करेंगे. आपको इस सेशन को अच्छे से समझना है. यू हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी थ्रू आउट दिस सेशन. And before starting, this is our official mail address and contact number. You can reach us if you have any doubts, any queries. So starting with the de facto guardian, सबसे पहले होता क्या है. आप सबको ये क्वेरी सबसे बड़ी लग रही है कि ये टर्म अब कहाँ से आ गई. तो de facto guardian माइनर का ना तो लीगल गार्जियन है, ना टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ना ही ऐसा गार्जियन है जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट ही इज द पर्सन हु हिमसेल्फ टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द माइनर एज इफ ही वॉज अ नेचुरल गार्जियन. क्या होता है यहाँ पर, जो ये डिफेक्टो गार्जियन है इसको लगता है कि जो माइनर है ना तो उसके पास उसके नेचुरल गार्जियंस रहे, मीन्स ना उसके मदर है, फादर है, अगर कोई मैरिड माइनर डॉटर है तो ना उसका हस्बैंड है, ना उन लोगों ने उसके लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करके गए. अब कोर्ट ने भी आकर किसी को अपॉइंट नहीं किया तो इसकी देखभाल के लिए ये ड्यूटी मुझे मिलती है. सपोज हेड ऑफ द फैमिली को लगता है कि ये बच्चा जो है इसको केयर टेक मेरे को करनी है. सपोज एक जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में जो कि वी कैन से देयर आर 3 सन्स, तो एक सन के बेटे जो है वो रह जाते हैं और उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. ये अभी जो बच्चा ये माइनर ही है, इसके नेचुरल गार्जियंस भी नहीं रहे, जो ये नेचुरल गार्जियंस थे ये भी किसी को अपॉइंट नहीं करके गए, कोर्ट भी नहीं आई, तो जो जॉइंट फैमिली के हेड है, सपोज वी कैन से दादाजी, वो अभी इसका ख्याल रख रहे हैं. उन्होंने अपने आप को एज अ नेचुरल गार्जियन इस माइनर का समझा और ये ऐसा समझा ये हमारी फैमिली का पार्ट है, मुझे इसका ध्यान रखना है, इसकी फैमिली इसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है. तो ये जो हेड है ये कहलाए जाएंगे डी फैक्टो गार्जियंस, मीन्स हु कम नेचुरली इन प्लेस, मीन्स जो अपने आप से किसी पर्सन के माइनर के गार्जियन बन गए हैं.
आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, जब से ये एक्ट बना है 1956, दिस HMGA एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जो ये डी फैक्टो गार्जियन होता है, इसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि माइनर की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करे। सपोज माइनर की प्रॉपर्टी को बेच दे, या जस्ट टू टेक प्रॉफिट आउट ऑफ द सिचुएशन, अपना फायदा बनाने के लिए माइनर की को अपने पास रखे, उसको बहला फुसलाकर उसकी प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है खुद इंजॉय करे। तो इसलिए डी फैक्टो गार्जियन को कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के साथ डील करे, माइनर की प्रॉपर्टी के साथ यू कैन नॉट डील। Right, so such property includes separate property of the minor as well as undivided interest in the joint family। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हेड ये रीज़न दे कि ये तो जॉइंट फैमिली है, सॉरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसका तो ख्याल मैं ही रखूँगा, कैसे देनी है, नहीं। आप उस माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते, चाहे वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो या चाहे वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, व्हाट हेयर इज मेंशन, नो पर्सन, डी फैक्टो तो क्या, कोई भी पर्सन शैल बी एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ, मीन्स किसी भी पर्सन को ये ड्यूटी नहीं है, ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हिंदू माइनर की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करे या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे, जस्ट इस ग्राउंड पर कि मैं तो इस पर्सन का डी फैक्टो गार्जियन हूँ, इसकी देखभाल तो मैं ही कर रहा हूँ। आप ये रीजन नहीं दे सकते। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट डील्स विद नेचुरल गार्जियंस एंड टेस्टामेंट्री गार्जियंस, ऑल ऑफ यू नो दैट। मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है, इवन स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मैंने इसके लिंक भी दिए हैं, आप जा सकते हैं और पढ़िए नेचुरल गार्जियंस, टेस्टामेंट्री गार्जियंस क्या है। और इनकी पावर्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि इन लोगों की पावर है कि ये माइनर की प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील करने, मीन्स माइनर के वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, ये उनकी पावर है। बट जब कोई नेचुरल गार्जियन ही नहीं होगा, टेस्टामेंट्री गार्जियन ही नहीं होगा, खुद से आप किसी के गार्जियन बन रहे हो, ये इसके साथ ये हक नहीं है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज करो। All right, so what here important thing you need to take care, that effect of de facto guardian is as such is not recognized in the act में de facto guardians को कोई भी status नहीं दिया गया है। any alienation, कोई भी ऐसी step अगर de facto guardian लेता है एक्ट के आने के बाद कि प्रॉपर्टी को बेच दिया, ये वो ट्रांजैक्शन वॉइड मानी जाएगी, उस ट्रांजैक्शन को वैलिड ही नहीं माना जाएगा, वॉइड है। ओके, और अगर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से पहले आपने कुछ ऐसा किया है, देन दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट वॉइड बट वॉइडेबल। माइनर चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को वॉइड करवा सकता है, वो माइनर की विश होगी। बट कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बाद अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि डी फैक्टो गार्जियन को ऐसा स्टेटस क्यों नहीं दिया गया। ऑल्दो ही इज टेकिंग केयर ऑफ माइनर, खुद से वो आकर एक अच्छा स्टेप कर रहा है, किसी पर्सन की देखभाल कर रहा है, तो डी फैक्टो गार्जियन को हमने क्यों स्टेटस नहीं दिया इस एक्ट में, उसको एक सेपरेट पावर क्यों नहीं दी गई। तो इसके पीछे एक कारण था, मेजरली जो ये डॉक्ट्रीन ऑफ डी फैक्टो गार्जियनशिप है, ये हमारे पास एक मेजर केस था, हनुमान प्रसाद वर्सेस मास्टर बबुई। इस केस में क्या था, यहाँ पर मेजर इस पर्टिकुलर एक्ट को देखा गया बाय हिंदू ज्यूरिस्ट। हिंदू ज्यूरिस्ट ने देखा कि अगर कोई पर्सन किसी माइनर की केयर कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है, एंड इट्स नीड फेल्ट नेसेसरी कि ट्रांजैक्शंस को बचाना है माइनर की बेनिफिट के लिए, कोई पर्सन ऐसा कर रहा है, बट ज़्यादातर क्या होने लग गया था, इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए थे ये गार्जियंस, ये डी फैक्टो गार्जियंस जस्ट एक माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए एक रीज़न दे देते थे कि हम माइनर की देखभाल कर रहे हैं, बट दे स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दे चेंज देयर हाई आइडियल्स ऑफ जेनरोसिटी, जो उनके अंदर एक किसी पर्सन के केयर करने की, वेलफेयर करने की भावना थी, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, एंड लास्ट में आके इट गिव प्लेस टू सेल्फिशनेस। वो ग्रीडी हो जाते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को खुद हड़पना चाहते हैं, उससे खुद ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो दिस प्लेस ऑफ सेल्फिशनेस एंड डिसऑनेस्टी, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डी फैक्टो गार्जियनशिप था, ये डिट्रियोट होता जा रहा था। जो प्रिंसिपल बेसिकली इसके बिहाइंड था कि आपको किसी माइनर का वेलफेयर करना है, वो कहीं नहीं था, बल्कि खुद की आप लाइक प्रॉफिट गेन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते थे। इसलिए इस डी फैक्टो गार्जियंस को
it was given no status under this act. It became an easy instrument of unscrupulous profits of friend and relations का फायदा उठाते हो, आप किसी की प्रॉपर्टी से फायदा उठाने लग जाते हो. Hence it was thought desirable, ये बहुत ज़रूरी था कि हमें इस de facto guardianship को completely abolish करना है, इसको कोई status नहीं देना है, and no further encouragement should be given to this dishonest relation, and that's why any step taken by this de facto guardian is have nothing या no effect in the eyes of this act. वो completely एक void transaction होगी. So I hope you covered this particular topic of de facto guardian with me. You understood this basic concept. In the next session, I'll come with major important points regarding this act. Till then, stay tuned, keep watching, maintain continuity. We will cover many of these particular acts of Hindu law. So till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. We'll meet in next session. Have a nice day. Thank you.